नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हम डिस्कस करेंगे ये वाली न्यूज़ जिसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर एडवर्स रिएक्शन अ चेंज इन डोज फ्री कोविड-19 के लिए फ्री वैक्सीन अवेल कराया जाएगा सेंटर के द्वारा। जानेंगे पूरे मुद्दे को। दूसरा, इसके अलावा हम जो डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ वो है आपके सामने कि लगभग 3,000 से ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं। 26,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम एक पेरेंट को खो दिया है इस कोविड-19 के चलते या दूसरे और वजहों से चलते अप्रैल 2020 से लेकर अब तक। जानेंगे पूरा इस आर्टिकल को। इसके अलावा वैक्सीन इक्विटी को इंश्योर करने के लिए छोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके एक फेवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ई वाउचर का भी एक कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और साथ में जो नई वैक्सीन पॉलिसी होगी उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तो 3 पॉइंट है, 3 आर्टिकल्स है फ्रंट पेज से। इसके अलावा आप देखोगे इधर आगे एक और न्यूज़ है जिसमें हम देखेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के अभी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट आया जिसमें क्योर थेरेपी को बैन किया गया है और पुलिस को ट्रेनिंग देने की बात की है कि कैसे आप जो ये ट्रांसजेंडर्स हैं या LGBTIQA+ कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तो फ्रंट पेज पे हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आगे देखते हैं। पेज नंबर 4 पे जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित। जानेंगे इस आर्टिकल को आगे। फिर देखेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है एजुकेशन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वहां के स्कूल्स। जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा कि अभी क्या टैक्स कट करना चाहिए उसको लेकर के अभी धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। तो ये तो देखो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी लास्ट में आपको पूरे न्यूज़पेपर की समरी भी मिलेगी। देखते हैं कि एक आर्टिकल को डिटेल में। फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम ने एड्रेस किया नेशन को और ये कहा कि अब से अभी कहीं ना कहीं पॉलिसी को रिवर्स किया जाएगा। 1 मई 2021 से जो वैक्सीन पॉलिसी स्टार्ट की गई थी जिसमें 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन देने की बात की गई थी, तो ऐसे में ये कहा था कि 50% वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली जा रही है स्टेट्स के द्वारा और 25% रिमेनिंग जो जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन की वो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। तो ऐसे में अब स्टेट्स के पास में अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो स्टेट्स की जिम्मेदारी भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है। तो ओवरऑल 75% वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाएंगे। इसका मतलब हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन अवेल होगा 75% अगर ओवरऑल देखा जाए। और रिमेनिंग 25% जो प्राइवेट सेक्टर वाला था वो अभी भी कंटिन्यू चलता रहेगा, पर उस पर भी कैपिंग लगा दी कि एक डोज अब 150 रुपए से ज्यादा महंगाई पे नहीं बेच पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो एक तो ये चीज है। तो ऐसे में एडवर्स इफेक्ट इसी को बताया है कि पहले जो पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी उसको रिवर्स करने की नौबत आ गई। वजह कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स ने साथ में अपने आप में एक पूल बनाया और प्रेशर बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट पे। पर कहा यह जाता है कि पिछला जो 25% स्टेट्स के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई थी बोलो वो स्टेट्स की खुद की डिमांड पर की गई थी। वो फ्री चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम करें। बट पॉइंट यहां पे देखो, पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर निकल के देखें तो ओवरऑल अभी 75% का जो हिस्सेदारी है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से देखेगी। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि पिछले साल शुरू की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उस स्कीम को देखो नवंबर 2020 तक कंटिन्यू रखा गया था। फिर जैसे सेकंड कोविड वेव आई तो उसके बाद में हमारे यहां पर भी मई एंड जून 2 महीनों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। तो ऐसे में अब स्कीम को आगे एक्सटेंड करते हुए नवंबर 2021 तक, मतलब दिवाली जब तक आएगी तब तक फूड ग्रेन अवेल कराया जाएगा, जिसमें हर महीने एक पूरी फैमिली को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन जो है वो अवेल कराया जाएगा। ठीक है, मतलब बेनिफिशियरीज जो भी हैं एक बंदे के हिसाब से 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराया जाएगा, जिसमें चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन्स हो सकते हैं। पल्सेस नहीं है, आप ध्यान ये रखोगे। पिछली बार दालें थी, अब की बार दाल नहीं है। और
इसमें कौन से बेनिफिशियरीज को कवर किया जाता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो लोग भी बेनिफिशियरीज हैं उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो पिछले साल का तो हमें पता है ही कि लास्ट ईयर शुरू किया गया था, अब की बार मई और जून तक ही किया गया, केवल मई और जून 2 महीने के लिए। अब इसको एक्सटेंड करके कहां तक लेके गए हैं? दिवाली तक। बोलो दिवाली तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो ऐसे में एक चीज क्लियर हो गई कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं जिनको वैक्सीन अभी मिलना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा अगर सरकारी जगहों पर जाकर के वो वैक्सीन लेते हैं। रिमेनिंग 25% के लिए क्या कर दिया है कि ये 150 रुपए से ज्यादा एक डोज को महंगा नहीं बेच सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब ये जो पूरा प्रेशर बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसमें केवल स्टेट्स का प्रेशर ही नहीं रहा है, इसमें देखो जनता की तरफ से भी फीडबैक बहुत ज़्यादा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से पूरा इंटरवेंशन किया, जैसे हमने देखा था ना सुओ मोटो एक तरीके से कदम उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वाकई में चारों तरफ कैओस मचा हुआ है वैक्सीन को लेकर के, और वैक्सीन प्राइस को लेकर के भी, जहां 1250 रुपए का एक वैक्सीन मिल रहा है, तो ऐसे में बोला जनता कैसे अफोर्ड कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं वैक्सीन इक्विटी को लेकर के कि देखो स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर के हमने पिछले एक आर्टिकल को डिस्कस किया था, न्यूज ही थी, जिसमें जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे अपोलो हो गया, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, ऐसे 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो लगभग 80 to 90% जो वैक्सीन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास, वो केवल इन 9 हॉस्पिटल्स के पास में जा रहा है। मतलब मोर देन 50%, 90 तो क्या, मोर देन 50% वैक्सीन जो हैं वो ये बड़े हॉस्पिटल, 9 बड़े हॉस्पिटल्स ही दे रहे हैं बोले। तो बचे हुए जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स बच गए ना प्राइवेट, वो केवल बहुत कम वैक्सीन दे पा रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीन इनइक्विटी आ गई, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स को एक्सेस कौन करेगा जी? अपर क्लास, जिनके पास पैसा ज्यादा होगा। तो ऐसे में गरीब लोगों तक वैक्सीन नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, बड़े हॉस्पिटल जिनके नाम ब्रांड नेम है वो तो कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज में, बड़ी सिटीज में काम करते हैं। तो छोटी सिटीज में अगर कोई प्राइवेट सेंटर पे जाके वैक्सीन लेना चाहेगा तो उनको नहीं हो पा रहा है। तो वैक्सीन इक्विटी इंश्योर करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे में कुछ नए प्रोविजंस की बात की जा रही है। अभी जो नई पॉलिसी आएगी 1-2 दिन के अंदर वैक्सीन को लेकर के, नई पॉलिसी का मतलब नई जो गाइडलाइंस आएगी वैक्सीनेशन की, उसमें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो जानते हैं डिटेल में। ये चीज तो हमें पता ही है कि 18 से 44 साल के एज ग्रुप, 18 से ऊपर के पूरे आ गए लगभग, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे कि कुछ की चेंजेस होने वाले हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेप इन कर रही है जिससे कि वैक्सीन सप्लाई को चैनलाइज किया जा सके स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक। इससे क्या होगा? वैक्सीन इक्विटी इंश्योर होगी। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा इसको, समझ गए? नंबर 1 पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज यहां पर की जा रही है कि नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर तैयार किए जाएंगे, आरबीआई के द्वारा ये इश्यू किए जाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें जो लोग भी गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं वो आरबीआई के इन ई वाउचर्स को परचेज करके, और जिन लोगों को वो हेल्प करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बेनिफिशियरीज जो हैं, उनको वो वाउचर दे देंगे। तो वो वाउचर से जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन ले पाएंगे। तो एक डोनेशन का पॉइंट यहां पे क्रिएट हो रहा है ई वाउचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीसरा जो चेंज हो सकता है वो ये कि सोर्सेज के द्वारा ये पता पड़ा है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को ये बोले, स्टेट्स को इन्फॉर्म करेगा एडवांस में ही कि हम कितने वैक्सीन डोसेज आपको हर महीने अवेल करा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा? स्टेट्स अपने हिसाब से अरेंजमेंट तैयार कर पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा रहेगा, किस उम्र के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन देना है, किस जेंडर के लोगों को, किस सेक्शन के लोगों को, वो सारी प्रायोरिटी स्टेट्स अपने हिसाब से प्लान कर पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट की चेंज है हम सोच सकते हैं वो ये कि स्टेट्स जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे प्रायोरिटी ग्रुप्स को 18 से 44 साल एज ग्रुप के पॉइंट में जो भी उनको वैक्सीन देना है। क्योंकि अभी जो केओस जो शुरू हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल कंसिडर किया गया है तब से वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो ऐसे में स्टेट्स को 18 से 44 साल के लोगों पर भी ध्यान देना पड़ेगा मेनली कि हाँ किसको प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा मैट्रिक सिस्टम है, सेंटर जो है सप्लाई करेगा डोसेस को। तो उसमें क्या है, अभी करंट क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर, केस लोड परफॉर्मेंस कैसी है। केस लोड का मतलब कि किस स्टेट में ज़्यादा केसेज आ रहे हैं कोरोना के, परफॉर्मेंस कैसी है वहाँ पर, वैक्सीन एफिकेसी कैसी है, वेस्टेज कितना हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी ध्यान देगी। दैट मीन्स वो मैट्रिक कंटिन्यू रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनलाइज की जा रही है और आपको पता है ये 150 रुपये पर डोज के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है। ओके, तो ये था सारा का सारा मुद्दा जो कि अब नई पॉलिसी में हो सकता है और क्यों हुआ वो भी हमने जाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये कि 3000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए।
26,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने किसी एक पेरेंट को खो दिया या माता या पिता को अप्रैल 2020 से लेकर अब तक। और ये बात कही गई है पैनल के द्वारा। और पैनल किसका, यहां पर आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर के द्वारा ये एफिडेविट सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑर्फन्स के नंबर बहुत ज़्यादा अभी एक तो अंडर एस्टिमेशन ज़्यादा हो रहा है, दूसरी चीज़ उनके लिए क्या काम किए जा सके जिससे कि उनकी लाइफ को ईजी किया जाए। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अपनी तरफ से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई कि 3 लाख रुपए हम दे देंगे उनको, उनका जो ग्रेजुएशन तक का खर्चा है वो पूरा उठा लेंगे, 2-2 हज़ार रुपए मंथली उनके अकाउंट में भेज देंगे जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड इंश्योर कर सके ईजी। वो तो एक्स ग्रेशिया तो पॉइंट्स हैं ही, पर फिर भी एक एक्यूरेट डेटा आना जरूरी है। तो ऐसे में ये जो डेटा अवेलेबल है ना 3,000, 26,176, ये सारा जो फिगर है यहां पर ये केवल कोविड की वजह से नहीं है, ये भी ध्यान रखें आप। ये जो डेटा है ना एनसीपीसीआर का, ये कोविड रिलेटेड डेटा नहीं है। हो सकता है कि इनके माता पिता के किसी और रीजन की वजह से भी डेथ हुई हो, चाहे एक्सीडेंट हो या फिर कोई और बीमारी की वजह से हो। तो पॉइंट यहां पर आ जाता है बच्चों की वेलफेयर इंश्योर करना। ठीक है, वैसे तो हमने सुबह एक आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज पे, जिसमें हमने देखा था कि आप फॉस्टर केयर फैसिलिटीज को अवेल कराओ, उनको अलाउ करो। केस स्टडी भी वहां पे डिस्कस की थी हमने। एक आईपीएस ऑफिसर थी, उनके मुझे नाम ईशा शुक्ला या समथिंग ऐसे नाम था उनका राइटर का, तो वो आईपीएस ऑफिसर है नोएडा में अपॉइंटेड, तो उनकी हमने पूरी डिटेल देखी थी। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर ध्यान देना क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन में कंसिडर होते हैं। अभी ये जो टोटल फिगर आप देखोगे 3,621 बच्चे तो हो गए अनाथ, 26,176 बच्चे जिन्होंने अपने किसी भी एक माता पिता को खो दिया, और 274 ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल छोड़ दिया है। मतलब आप देखो निर्दयता, छोड़ दिया गया है उनको। तो ऐसे में टोटल फिगर आप देखोगे ऐड ऑन करके तो 30,071 बच्चे हैं। इनमें से 15,620 बच्चे तो हैं लड़के, 14,447 है लड़कियां, और 4 हैं ट्रांसजेंडर्स। तो ऐसे में इन बच्चों की वेलफेयर इंश्योर करना देश की सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये एक डेटा आना बहुत जरूरी था। आगे देखते हैं। ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये बाल स्वराज पोर्टल, ठीक है, जो एनसीपीसीआर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्टेटमेंट दिया था कि सभी स्टेट्स को और यूटीज को कहो कि भाई आप इस बाल स्वराज पोर्टल पे एंट्री डालो कि कितने बच्चे आपके यहां पर इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। वजह चाहे कुछ भी हो, आप एंट्री डालो, डिटेल डालो उनकी। तो ऐसे में ये सारी डिटेल गेन करने के बाद में पता पड़ा कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो महाराष्ट्र में मतलब वल्नरेबल हो गए हैं। ऐसे में 7,084 ऐसे बच्चे हैं जिनको केयर की जरूरत है। यूपी में 3,000 से ज्यादा है, राजस्थान में 2,000 से भी ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी कहीं ना कहीं डेटा एक्यूरेट होना हमारे पास में बहुत जरूरी था। ठीक है, और उस डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात यहां पे की गई है। इसके अलावा आप देखोगे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए कि कहाँ पर उनके साथ में कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं पर उनके साथ में अब्यूजिव बिहेवियर तो नहीं कर रहा है कोई ऐसी चीज़, और ऑप्शंस पे एक्सप्लोर करना कि कैसे उन बच्चों का एक ब्राइट फ्यूचर या एटलीस्ट एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हम काम कर सकते हैं। ये है पॉइंट सारे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज पे ही, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा देखो एलजीबीटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन लेने के लिए एक कदम उठाया गया, जिसमें जो क्योर थेरेपी होती है ना, जिसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग मानता है, एसोसिएटेड मानता है, और उस इंडिविजुअल के घर वाले अगर कहीं पर भी परेशानी का कारण बनते हैं या फिर सिस्टम में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उनका जेंडर चेंज किया जाए, जिसको क्योर थेरेपी बोला जाता है। तो ऐसे में या तो बचपन के टाइम पे बच्चे के साथ में कोई ऑपरेशन या कोई थेरेपी कर दी जाती है उनके साथ में, या फिर उनके बाद में बड़े होने के बाद में उनको सेक्सुअल रिकॉग्निशन मिले कि हाँ मेल है कि फीमेल है, वो चीजें करने के लिए क्योर थेरेपी चलती है। तो उस चीज को हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है, और साथ में ये कहा है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हो या प्रिजनल ऑफिशियल्स हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तब जाकर के एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो मुद्दा ये है कुछ कि 2 लड़कियां जो कि लेस्बियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने साथ रहने का अपना फाइनलाइज कर लिया। वो मदुरई पहुंचती हैं अपने घर पे और अपने माता पिता को बताती हैं कि हमें साथ में रहना है, और माता पिता इस चीज़ को लेकर के टेंशन में आ गए, और फिर वो इस चीज़ को लेकर कि भाई माता पिता अगर हमारे खुश नहीं है तो हमें यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। वो चले गए चेन्नई, दोनों लड़कियाँ, और वहाँ पर चेन्नई जाके सेटल हो जाती हैं। अब क्या होता है, पीछे से उन लड़कियों के माता पिता जाते हैं
FIR लॉन्च कराने, और FIR लॉन्च करा के बोलते हैं कि दोनों लड़कियां लापता हैं, इनको ढूंढा जाए। और फिर पता पड़ा कि वो चेन्नई में है। अब आप देखो कि पुलिस थाने में इन लड़कियों को ले जाया जाता है और वहां पर इनको हारसमेंट का सामना करना पड़ता है, टॉर्चर किया जाता है कि आपके माता पिता की इच्छा के खिलाफ आप कैसे जा सकते हो। तो जब ये मुद्दा इस तरीके से हाईलाइट होने लगा तो ये दोनों लड़कियां पहुंच जाती हैं मद्रास हाईकोर्ट में, और मद्रास हाईकोर्ट में जाकर के बोलती हैं कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो। जैसे कि आप अगर बात करो कि मेडिकल प्रिवेसी या पर्सनल प्रिवेसी की बात करो, सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात करो किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो राइट टू प्रिवेसी के अंडर में आता है आर्टिकल 21 में। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके मद्रास हाईकोर्ट के जज जिन्होंने ये जजमेंट दिया, उन्होंने ये कहा, ये इनका नाम है एन आनंद वेंकटेश, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश। बोले कि मैं भी इस चीज को लेकर के अगर पर्सनल व्यू में देखूं तो कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज को लेकर के बहुत गलत सोच रखता हूं कि इस तरीके से LGBT कम्युनिटी कैसे प्रमोट हो सकती है, सोसाइटी को खराब कर देगी इस तरीके से, गे हो जाएंगे, होमोसेक्सुअलिटी अगर प्रमोट होने लग गई तो। पर जब मैंने ये केस सुना और इस केस में जब राइट्स की बात आ गई, जब मुझे केवल और केवल मेरी जुडिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करनी थी, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज हैं और जिसमें LGBTIQA+ कम्युनिटी को भी प्रोटेक्शन मिलती है, तो उनको किसी भी तरीके से प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए इस राइट से। इवन इन्होंने ये कहा कि मेडिकली क्योर के लिए जो थेरेपी आप यूज करते हो, थेरेपी को बैन करो। नंबर 2, यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर आप ऐसा कैरिकुला तैयार करो जिससे कि आप टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर सको कि LGBT कम्युनिटी, जो होमोसेक्सुअलिटी में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ में आप बिहेवियर सही करो। इवन जुडिशियल ऑफिसर्स, पुलिस और प्रिजन ऑफिशियल्स को भी गाइडलाइंस दे दी गई है, यहां पर डायरेक्शन दे दी गई है कि आप भी सही तरीके से बिहेव करोगे LGBTIQA+ कम्युनिटी के साथ में। इसके अलावा आगे देखते हैं। फिर इसके अलावा जस्टिस नागेश्वर राव जो हैं वहां पर जज जो हैं जिन्होंने ये जजमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन को भी इसके लिए काम करने की जरूरत है, जहां पे स्कूल्स में पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया जा सके LGBTQIA कम्युनिटी से संबंधित जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में, जिससे कि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, आर्टिकल 21 में जो एनविसाज किया हुआ है। इसके लिए क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दो, जैसे कि जितने भी स्फेयर्स हैं कम्युनिटी के, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, वहां पर उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने का मिले, उनको भी सीखने का पूरा मौका मिले। अवेलेबिलिटी ऑफ द जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम, ऐसा नहीं ये लड़कियों के लिए या ये लड़कों के लिए, आपको वहां पर अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी जाकर के रह सकते हैं, या LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग भी जा सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एक और ऑप्शन देना चाहिए जहां पर मेल फीमेल ही नहीं, तीसरा सेक्शन भी दो जहां पर वो अपने सेक्स को आइडेंटिफाई करवा सके। ऐसी चीजें यहां पर गाइडलाइंस में दी गई हैं। साथ में आपने देख लिया पुलिस ऑफिसर, जुडिशरी, इनके लिए प्रोविजन कर दिया। तो ऐसे में आप देखो अप्रैल 2019 में मद्रास हाईकोर्ट पहला स्टेट है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्स सिलेक्शन का होता है ना, जहां पे बच्चा जब इन्फेंट होता है, पेट में होता है, या फिर मतलब पेट में तो क्या मतलब एक तरीके से छोटा 1 साल से कम का बच्चा होता है ना, तो उस टाइम पर उसका जेंडर सर्जरी करने की बात है ना, तो उसको बैन कर दिया है, फोर्स सेक्स सिलेक्शन सर्जरी ऑन इंटरसेक्स इन्फेंट्स, ठीक है। तो ऐसे में सेक्स चेंज कराने का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको भी बैन कर दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने 2019 में। तो अभी क्या कर दिया, LGBTI कम्युनिटी के लिए, IA कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं ये राइट्स प्रोटेक्ट करने वाला, और ये जो सर्जरी वाला जो मुद्दा है जिसमें बड़े होने के बाद में भी कहीं ना कहीं मतलब कन्वर्ट कराने की कोशिशें की जाती है, ठीक है, तो बोलो उस पर भी बैन लगा दिया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस इतना सा देख लो कि पिछली बार जब इसको इंप्लीमेंट किया गया था 2020 में, तो 1.7 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज था, उसी पैकेज का ये पार्ट बनी थी पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जब इंप्लीमेंट की गई थी मार्च 26 को। इनिशियली स्कीम को लॉन्च किया गया था मई, जून, जुलाई के लिए, फिर उसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया था 2020 में। एग्जैक्टली यही चीज आप यहां पर देखो कि अभी इस साल 2021 में सेकेंड वेव कोविड-19 के आने के बाद में केवल मई जून के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी, अब इसको एक्सटेंड करके नवंबर तक ले जाया जा चुका है। तो ऐसे में 80 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा इंडिया में, ठीक है, जिसमें फ्री फूड ग्रेन अवेल होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। तो स्कीम के बारे में और यहां पे देख लो और गूगल और कर लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं अब।
नेक्स्ट जो आ गया आर्टिकल दैट इज फ्रॉम एक्सप्लेन्ड पेज की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कैसे असेस किए जाते हैं, स्टेट्स को स्कूल एजुकेशन बेसिस पे कैसे रैंकिंग मिलती है। सबसे पहले रैंकिंग देख लो जी आप, ये मिली है 2019-20 में पंजाब ने टॉप किया है 929 स्कोर के साथ में, फिर चंडीगढ़ और फिर तमिलनाडु, 3 टॉप याद रख लोगे, ठीक है। सिमिलरली यूटीज़ की बात करोगे तो यूटीज़ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया चंडीगढ़ ने, ठीक है। आगे देखते हैं अब पूरी डिटेल, ये कैसे कैलकुलेट होता है क्या नहीं होता। देखा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करती थी ना पहले, उसी का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो उसके द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई संडे को भी रिलीज किया गया है, जिसमें स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है स्कूल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप देखोगे कि वर्कआउट कैसे करते हैं, ये परफॉर्मेंस कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो कुछ रिसोर्सेज हैं जिन पर रिलाई करती है, कुछ सोर्सेज हैं जिन पर रिलाई करती है मिनिस्ट्री। नंबर 1 यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, नंबर 1। नंबर 2 नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नंबर 3 मिड डे मील। ये 3 की पिलर्स हैं जहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्कूल्स में वाकई में क्या तरीके की, किस लेवल का एजुकेशन स्टेटस अभी चल रहा है। इसमें 1000 में से स्कोर दिया जाता है और टोटल 70 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान रखना आप, ये बिल्कुल मिस मत करना। तो इसमें 70 पैरामीटर 1000 में से स्कोरिंग मिलती है और 5 ब्रॉड कैटेगरीज में फोकस किया जाता है और उनमें एक्सेस देखा जाता है। एक्सेस का मतलब हो गया कि कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे जो हैं, कितना ट्रांजिशन रेट है या फिर रिटेंशन रेट कितना है। दैट मीन्स स्कूल में एनरोलमेंट के बाद में बच्चे रुक कितना रहे हैं या छोड़ के कितना जा रहे हैं। तो पहला तो हो गया एक्सेस कैटेगरी में। दूसरा होता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। चौथा होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के या बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन बच्चों को कितनी एक्सेसिबिलिटी हो रही है एजुकेशन की। और फिर फाइनल आता है दैट इज लर्निंग आउटकम, जिसमें आप देखते हो कि मैथमेटिक्स में, साइंस में, लैंग्वेजेस में और एसएसटी में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लो, लिख लो इसको, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो पीजीआई किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कितने पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स तो बोलो 70 हैं, और कितनी कैटेगरीज हैं, बोले 5 कैटेगरीज हैं। और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, 5 नाम याद रखने हैं। स्कोर कितने से मिलता है, 100 में से, और सोर्सेज कौन कौन से हैं, 3 सोर्सेज। ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि स्टेट्स को ग्रेड या रैंकिंग देने का पर्पज ये नहीं है कि उनको एक तरीके से डिमोटिवेट करे। इसमें पॉइंट इतना सही है कि जिन स्टेट्स ने अंडर परफॉर्म किया है वो लर्न करे और आगे बढ़े, कंपीट करे। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक माहौल देखना चाह रही है सरकार। कहने का मतलब कि स्टेट्स को ये तो पता पड़े ना कि स्किल एजुकेशन में क्या कमियां हैं इनके यहां पर, तो वो जब कमियां आइडेंटिफाई हो जाएगी तो फिर उनको रेक्टिफाई करने की नौबत रहेगी। और जब तक कमियां ही नहीं पता पड़ेगी तो कैसे आप एजुकेशन लेवल को इंप्रूव कर पाओगे। तो ऐसे में ये स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने का एक ये तरीका है। शुरुआत हुई थी 2019 में और 2020 का आपको पता है, और रेफरेंस ईयर लिया गया था पीजीआई फर्स्ट का 2017-18। कंपेयर करोगे पिछले साल के डेटा से आप। अब आप देखोगे ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो पीजीआई में 10 लेवल दिए जाते हैं और 10 होंगे, 200 लेवल जो हैं वो स्कोर के बेसिस पे कि 1000 में से कितने नंबर दिए जा रहे हैं, कितना स्कोर हो रहा है। तो नंबर 1 लेवल की अगर बात करो, लेवल 1 इंडिकेट की बात करो, तो इसमें देखा जाता है कि 951 से 1000 के बीच में कितना, कौन कौन से स्टेट स्कोर कर रहे हैं, उनको नंबर लेवल 1 दे दोगे। लेवल 2 की बात करो, जिसको कि आप ग्रेड 1++ के नाम से भी जानते हो, वो उसमें क्या जाता है, उसमें आप देखते हो 901 से 950 के बीच के स्कोर को। फिर बाद में थर्ड लेवल की बात करो, जिसको ग्रेड 1+ भी बोला जाता है, उसमें 850 से, मतलब 851 से 900 के बीच में जिसको स्कोर मिल रहा है उसको इस रैंकिंग में डाल दिया जाएगा। और फिर ग्रेड 6 की अगर बात करो, यहां पर सीधा 7 ही बोल दिया, सॉरी। ऐसे में मतलब डाउन करते चला जाओ 50-50 के थ्रू, तो 0 से 50 वाला सबसे लोवेस्ट है जो कि ग्रेड 7 है। तो ऐसे में आपको पता पड़ेगा कि ओवरऑल आपको रैंकिंग पता पड़ जाएगी स्टेट्स की स्कोर के बेसिस पे। अब यहां पर आपको रैंकिंग डिसाइड करनी है, स्कोर आपके पास में है, डिसाइड कर लो, ठीक है। अब इसमें अभी पीजीआई 2019-20 की बात करें तो कोई भी या स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी जो है ना, वो हाईएस्ट ग्रेड वाले सेक्शन में, मतलब लेवल 1 में तो कोई पहुंचा नहीं है। हाँ, 2017-18 या 18-19 एडिशन की बात करें तो उस टाइम पर एक भी स्टेट उस टाइम पर लेवल 1 तक ही नहीं पहुंच पाया था, मतलब ग्रेड 1++ तक भी नहीं पहुंच पाया था। इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरला, इन्होंने स्कोर किया 90% तक अपना स्कोर कर दिया, तो वो ग्रेड 1++ में आ गए, लेवल 2 में आ गए। तो देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है जी,
ये स्कोर ध्यान रख लो शुरुआत के 3-3 के, और कल का हमने जो डेटा डिस्कस किया था ना उसको यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें उलझना मत कि कहाँ पर किसको कितना प्रीवियस स्कोर मिला था, क्या मिला था, बस यहाँ पर ये डेटा है, क्योंकि डेटा से ही बजाय अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आप खुद से देखोगे डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस को कंपेयर कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर ही लोगे। अब मुद्दा ये आ जाता है कि ऐसे कौन से एरियाज है जिन पर स्टेट्स को काम करने की जरूरत है। तो एक तो यहां पर बताया जाता है गवर्नेंस का प्रोसेस में, ये जो ये है ना डोमेन ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस, इसमें बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। बुरी तो क्या मतलब, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। 24 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट जितना मैक्सिमम स्कोर है उसमें से 280 मार्क किया, मतलब 80% तक ही जा पाए हैं वो, ठीक है। तो ऐसे में उनको इंप्रूव करने की जरूरत है, स्टेट्स को भी और यूटीज को भी, ठीक है। तो एक तो हो गया गवर्नेंस प्रोसेस वाला, तो इनको आइडेंटिफाई तो हो गया ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। जिसमें गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे टीचर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है स्कूल्स में, टीचर्स की ट्रेनिंग में क्या कमी है, रेगुलर इंस्पेक्शन होता है कि नहीं, या फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो ये गवर्नेंस प्रोसेस की अम्ब्रेला टर्म में आ जाएंगे। तो एक तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। सेकंड जो एरिया जिसमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत है दैट इज डोमेन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, ठीक है। इसमें भी हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो 80% तक ही पहुंच पाया है। 2 स्टेट्स बिहार और मेघालय ने तो बहुत बुरा परफॉर्म किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डोमेन वाले में। तो ऐसे में पता पड़ रहा है ना हमें कि कमियां कहां हैं, अब रेक्टिफाई करो उनको, जिससे कि स्कूल एजुकेशन अच्छे से इंश्योर की जा सके। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे पहली न्यूज है दैट इज वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से $500 मिलियन का प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का अप्रूवल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव जिसका नाम है रैंप। लिख लो रैंप, रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता दोगे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, द राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के द्वारा काम किया जा रहा है, और ये दूसरी बार इंटरवेंशन किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। इसमें वर्ल्ड बैंक की देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात करो तो 5 इंस्टीट्यूशन है, 5 वहां पर एंटिटीज है। उनमें से आईबीआरडी जिसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से वर्ल्ड बैंक किसको बोला जाता है, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि लोन देगा भारत सरकार को कितनी 18.5 साल की टेन्योर के लिए, जिसमें 18.5 साल में से 5.5 साल तो ग्रेस पीरियड है। दैट मींस शुरुआती 5.5 साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, फिर उसके बाद में माइन्यूट सा ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को वर्ल्ड बैंक की तरफ से $1.25 बिलियन का सपोर्ट मिल चुका होगा, ये मान के चलो पिछले सालों में अब तक, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो हमने देखी, रैंप वर्ल्ड बैंक का एसोसिएशन, ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो यहाँ हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दूसरी अगर न्यूज़ देखें इसी पेज पे, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने फाइनलाइज किया कि भाई जो कोविड रिलेटेड जो असेंशियल्स हैं बोलो उन पे 5% से तो कम टैक्स करो मत, बाकी 5 से ज़्यादा भी मत रखो। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये पहला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है जो कि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और इसको चेयर किया गया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा के द्वारा। तो ऐसे में ये नाम आप याद रखोगे, कोनार्ड संगमा ग्रुप किससे एसोसिएटेड है, जीएसटी रिव्यू के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें ये देखना था कि कोविड-19 वैक्सीन या फिर जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन मटेरियल, उन पे कितना टैक्स लगना चाहिए, ये प्रोविजन है। बाकी चीजें आप खुद से एक बार देख लोगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा गया कि भाई टैक्स रेट रिड्यूस करोगे, तो ये कहा कि अभी कोई और स्कोप नहीं है टैक्स रेट रिड्यूस करने की। वजह कि बोले इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत है, अभी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा केओस हैं, खर्चे बहुत करने पड़ रहे हैं सरकार को, स्पेंडिंग को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए केवल और केवल एक सोल अगर इनकम का ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, दैट इज टैक्सेशन। पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेशन आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लेती ही है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी रेवेन्यू का एक ऑप्शन जो है सीधा, वो रहता है क्या, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, डीजल, एल्कोहल एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही घाटे का सौदा चल रहा है, तो एल्कोहल और ये बच जाता है थोड़ा सा फ्यूल वाला। फिर पूछा गया, बोला जीएसटी के एम्बिट में लाओगे, बोला अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बनी है जिसमें कि जीएसटी काउंसिल हाँ कर दे और पेट्रोलियम को जीएसटी के अंडर लाया जाए। तो ऐसे में अभी आपको पता होना चाहिए 3 जो नाम मैं बार बार बोलता हूं, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड एल्कोहल, इन सारी चीजों को अभी फ्री किया हुआ है जीएसटी एम्बिट से। ओके, इसके अलावा
अब जितनी भी न्यूज़ बच गई है ना, वो न्यूज़ आप खुद से देखोगे, मैं न्यूज़पेपर कल शेयर करूंगा, कल आप देख लेना, या फिर जो भी न्यूज़ेस हैं उनके बारे में अगर थोड़ी समरी तो ले ही लेते हैं। चलो ठीक है। फ्रंट पेज पे अगर न्यूज़ देखोगे आप, तो आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि पीएनबी के जो स्टेक्स हैं वो तो देखो डाउन होते चले जा रहे हैं। जो PNBHF है, दैट मीन्स पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, एक आप कह सकते हो NBFC है, यूँ मान के चलो, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हुआ करते थे। अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है USA की एक इक्विटी जाइंट है जिसका नाम है द कार्लाइल ग्रुप, और HDFC बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव आदित्य पुरी जो पहले थे, इनके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में हाउसिंग सेक्टर में PNB का रोल थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ओपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट का रोल था वो हमने देख ही लिया है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इसके अलावा आगे देखोगे आप तो ये सेकंड पेज पे भी वही फर्स्ट पेज वाली चीज़ आती हैं। राजस्थान के अंदर वीकेंड्स पे तो कर्फ्यू रिड्यूस कर दिया गया है, वीकडेज पे तो कर्फ्यू रिड्यूस किया गया है, जिसमें दुकानों को खोलना शुरू कर दिया है सुबह 5 से शाम को 5 तक। और इसके अलावा ओपोजिशन वाले ये कह रहे हैं लगातार कि चीफ मिनिस्टर जब साथ आए तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, और प्रेशर का रिजल्ट ये रहा कि अब वैक्सीन की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, तो हैजार्ड से संबंधित आपको प्रोविजंस देखने हैं, ठीक है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि हैजार्ड जो आपको कन्वेंशन देखने हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, या फिर जो भी आपके पास में रॉटरडैम कन्वेंशन है, ये जितने भी कन्वेंशन है ना, आप एक बार इनको देख लो, ठीक है, एनवायरनमेंट की बुक में मिलेंगे, तो उनसे संबंधित है ये, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिटेल दिया क्या, फैक्चुअल है, इतना ग्राउंड जीरो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, तो हम इतना ध्यान देंगे। और चाइना इंडिया रिलेशन करके ये पूरा सबमिट कराया जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि हमने सुबह इंडिया चाइना US ट्राइंगल को देखते हुए G7 की जो मीटिंग चल रही है, मतलब हो चुकी, ठीक है, कॉर्नवेल UK में जो मीटिंग हुई है अभी, तो पूरा एंगल हमने सी राजा मोहन जी का एडिटोरियल में पूरा ओपिनियन देख लिया था। तो इस पोर्शन को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ओपिनियन क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है, फैक्ट्स भी हमें वहाँ पर मोर और लेस मिल ही जाती है। फिर आती है बात एक्सप्लेन्ड पेज पे। एक्सप्लेन्ड पेज पे आपके लिए छोटी सी चीज़ तो एक तो ये है कि इंडियंस इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, RBI के द्वारा इकोनॉमी के लिए जो लोगों की सोच है ना, इंडिया के लोगों की, उनके बारे में एक सर्वे करवाया जाता है, मंथ्स में कंडक्ट करा दिया जाता है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू तो हुआ ही था अभी जून में ही, तो एज इट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस आए नहीं है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। GDP की फोरकास्ट है वो भी देखो 10.5% पहले थी, जिसको घटा करके 9.5% कर दिया गया है, और साथ में इन्फ्लेशन का भी टारगेट किया गया 5 से 5.1%। तो RBI को आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट दिया हुआ है कि आपको 2 ± 6%, नहीं सॉरी 4 ± 2%, दैट मीन्स 2 से 6% के बैंड के बीच में आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, वो भी रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल का मत चले जाना आप, ठीक है। तो ऐसे में लगातार पिछले कुछ महीनों से देखें तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, बट GDP में ग्रोथ हम नहीं देख पा रहे हैं। देखो, ये जो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, RBI के द्वारा, ये अभी मई में कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें टोटल 13 मेजर सेंटर्स पे ये कंडक्ट करता है RBI, जिनमें से आप देख सकते हो अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर हाउस होल्ड से जाकर के सवाल किए जाते हैं, और उन सवालों के बेसिस पे 2 इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। एक तो होता है करंट सिचुएशन इंडेक्स, एक होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। तो करंट सिचुएशन में तो ये देखा जाता है कि इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आपका क्या चल रहा है। तो ऐसे में इनकम भी डिक्लाइन कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, तो क्राइसिस का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो उसमें भी सेम वेरिएंट को देखते हैं, और आने वाले 1 साल तक उनका आइडिया लिया जाता है कि आने वाले 1 साल में आपको क्या लगता है। ऐसे में क्राइसिस सिचुएशन दिखाई जा रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि करंट सिचुएशन और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो इंडेक्स दिखाया चार्ट 1, सब डिक्लाइन कर रहे हैं, करंट सिचुएशन डाउन, और फ्यूचर की बताई जा रही है कि थोड़ा सा ठीक परफॉर्म कर जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हो आप, हर एक महीने का, मार्च 2015 में क्या था, सितंबर 2012 में क्या था। मतलब ये है कि करंट सिचुएशन तो हमेशा से पिछले कई सालों से हमारी डाउन ही चल रही है, ठीक है। पर हाँ, ये है कहीं ना अभी सिचुएशन ज़्यादा ग्रेवर देखने को मिलती है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अच्छा रहेगा। देखो, आप रेड वाला ग्राफ है वो आपको हर बार ऊपर दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह क्या है,
हमारी आशाएं तो बहुत हैं हमारी इकोनॉमी से, पर रियलिटी क्या रहती है, वो कहीं ना कहीं एबिसमल परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। ये आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा देखो एक्सप्लेन पेज पे एक और न्यूज़ है, दैट इज अबाउट कि अभी देखोगे सॉरी, चेन्नई के वंदालूर जू में, ठीक है, एक टाइगर की डेथ हो जाती है और पता पड़ता है कि कोविड पॉजिटिव था वो, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पर जो दूसरे जो एनिमल्स थे उनकी भी टेस्टिंग की गई, तो 9 लायंस थे वो भी कोविड पॉजिटिव मिले। तो ऐसे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज एट भोपाल के द्वारा टेस्टिंग कंडक्ट की गई। सिमिलरली आप देखोगे रांची में भी भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वहाँ पर 10 साल का एक टाइगर बुखार के बाद में मर जाता है। तो ऐसे में सवाल ये आ जाता है वेटनरी इंस्टीट्यूशंस के सामने कि क्या टाइगर्स जो हैं या फिर जो लायंस हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो ऐसे में देखो स्टडीज़ बहुत हुई हैं जिसमें एक चीज़ बताई जाती है कि हमें पता है कि कोरोना वायरस के बाहर स्पाइक प्रोटीन होता है। अब वो स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, बाइंडिंग करता है जो भी सेल्स हैं लिविंग बीइंग की, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी सेल्स के साथ में वो बाइंड हो जाती है और फिर उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ACE2 रिसेप्टर है, ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर है, तो उसका कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डर रहता है कि ये स्पाइक प्रोटीन के साथ में कनेक्शन बनेगा, तो मतलब इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये चीज़ हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। तो ऐसे में कैट्स जो है ना उनमें ACE2 ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। बाकी देखो और भी फाइंडिंग्स बताई जा रही है कि किसको ज़्यादा नुकसान है, कौन से जानवर को ज़्यादा नुकसान है, किसको नहीं है, वो सारी चीज़ें बताई हुई है यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आप देखोगे कि प्राइमेट्स जैसे कि चिंपैंजी, रिसस मकाक, इनको ज़्यादा परेशानी है, ब्लू आइड ब्लैक लेमूर, इनको भी ज़्यादा परेशानी है। मतलब वाइल्ड लाइफ को रिस्क कम नहीं है इस बीमारी से परेशान होने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे में ये चीज़ बताई जा रही है। और इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ इधर है पेपर क्लिप में कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में ये एक जीन है जिसका नाम है HLA-DRB1*04:01, अगर ये जीन किसी में भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है किसी की बॉडी में भी, तो वो देखो कोविड से ज़्यादा परेशान नहीं हुआ है। ये रिसर्च बता रही है कि जिसमें भी ये जीन अवेलेबल है उसको कोविड ने परेशान नहीं किया है, सीवियर कोविड से इन्फेक्शन नहीं हो पाया है, एक नॉर्मल बीमारी की तरह आकर के चला गया। तो ये एक छोटी सी पॉइंट निकल के आती है। चलते हैं इकोनॉमी पेज पे। अब वर्ल्ड पेज पे छोटी सी एक न्यूज़ है एल्जाइमर से रिलेटेड, कि एल्जाइमर से रिलेटेड US जो ड्रग एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है एक ड्रग को। उस ड्रग का नाम आप देखना चाहो तो ये देखिए यहाँ पर है, ये देखो एड्यूकैन्यूमैब, ठीक है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। जबकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिसमें कि एल्जाइमर के लिए ये सही काम करेगी। तो हमारे लिए एक तो ये ड्रग का नाम याद रख लो, ठीक है, एड्यूकैन्यूमैब रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो एल्जाइमर को ट्रीट करना। अब एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एल्जाइमर एक ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होती है, मेमोरी डिके करना शुरू होती है। आप किसी को आइडेंटिफाई करो वो डिके होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये जो दवाई है इसका ये कहना है, मतलब US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये जो ड्रग है ये कहीं ना कहीं जो मेमोरी डिक्लाइन होने की रेट है उसको रिड्यूस कर देगा। तो ठीक ही बात है, चलो देख लेना आप एल्जाइमर के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो तालिबान है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। अब जैसे ही USA की फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं तो तालिबान के ट्रूप्स पर अटैक किए जा रहे हैं, तालिबान की फोर्सेस अफगानिस्तान की फोर्सेस पे अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की फोर्सेस को ट्रेन किया जा रहा है USA की फोर्सेस के द्वारा या फिर दूसरे कंट्रीज के द्वारा। बाकी और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि भाई क्यों प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में, छोटे हॉस्पिटल्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे वजह है अप फ्रंट पेमेंट, कि जब वैक्सीन को आप बुक करते हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पहले देना पड़ता है। तो ऐसे में प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके पास में पैसे की रहती है कमी, तो उनको फिर नहीं मिल पाते वैक्सीन के जैब्स। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि इसके चलते 9 बड़े हॉस्पिटल्स वो प्राइवेट सेक्टर को जितना वैक्सीन अवेल होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो ही ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ बताई जा रही है। डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, और आप देख लेना आगे खुद से। थैंक यू।